हेलो बच्चों, अभी तक बेटा हम काफी कुछ स्टडी कर चुके हैं। हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमने यह भी देख लिया है कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसा किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, रे डायग्राम कैसे बनेगा। अब हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स की, यस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक्स के साथ। फॉर्मेशन कैसे होगा मिरर्स का और इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सबको हम कैसे डिफाइन करेंगे। लेट अस से बेटा कि मेरे पास एक इस तरह का ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। एक कांच का मेरे पास इस तरह से एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। ग्लास है तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपेरेंट भी है। अब इस हॉलो स्फीयर पर मैंने दो अलग अलग सेक्शंस को इस तरह से कट कर लिया। दो अलग अलग सेक्शंस को इस तरह से कट करूंगा तो ये दो सेक्शंस मेरे पास इस तरह से आ गए। जैसा कि आपका ये स्फीयर ट्रांसपेरेंट था तो जो दो हिस्से मैंने काटे ये भी ट्रांसपेरेंट ही होंगे। और अगर ये ट्रांसपेरेंट होते हैं तो यहां पर हम एक चीज समझ सकते हैं कि इनके आर पार देखा जा सकता है। मतलब ये इस वक्त मिरर नहीं है क्योंकि हम मिरर के आर पार नहीं देख सकते। अगर मुझे इन ट्रांसपेरेंट सरफेसेस को मिरर की तरफ ले जाना है तो मुझे इस पर सिल्वर पॉलिशिंग करना होगी। प्रैक्टिकली वर्ड सिल्वर पॉलिशिंग बोली जाती है लेकिन रियल लाइफ में कभी भी वो सिल्वर पॉलिश नहीं होती है, सिल्वर कलर की पॉलिश होती है। तो मैं इस पर सिल्वर पॉलिशिंग करने वाला हूं। तरीके दो अलग अलग हो सकते हैं, या तो मैं इस तरह से बाहर की तरफ सिल्वर पॉलिशिंग कर दूं या मैं इस तरह से अंदर की तरफ सिल्वर पॉलिशिंग कर दूं। अगर मैं इस तरह से बाहर की तरफ सिल्वर पॉलिशिंग करता हूं तो ये जो अंदर वाला सरफेस होगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और ये आपका पॉलिश सरफेस है। और ठीक इस तरह इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये अंदर वाला आपका पॉलिश्ड सरफेस है। यही चीज अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, देखो ध्यान से इसको, तो वैसा दिखाई देगा या ऐसा। ये वाला आपका लेट्स से ए वाली इमेज वो यहां पर है, आपका जो बी वाला पार्ट है वो यहां पर है। मतलब अगर इस तरह से बाहर की तरफ सिल्वर पॉलिशिंग करी जाए तो ये जो अब मिरर में कन्वर्ट हो गया है आपका ग्लास, ये कहलाएगा आपका कॉनकेव मिरर। क्या बोला जाएगा बेटा इसे? कॉनकेव मिरर। और ठीक इसी तरह से अगर यही पॉलिशिंग जो है इस तरह से अंदर की तरफ करी जाए तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने वाला है वो स्ट्रक्चर आपका कौन सा मिरर हो जाएगा बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब इस तरह से दिखाई देगा, कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरह से दिखाई देगा। मतलब ये स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं काफी क्लैरिटी है। यहां पर अंदर की तरफ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां बाहर की तरफ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये आपका कॉनकेव मिरर बन गया, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन गया। इंपॉर्टेंट इज कि इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा। चलिए डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को बेटा कैसे डिफाइन कर सकते हैं पहले समझ लेते हैं। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है बेटा? ये अंदर वाला, इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है अगर उसके सेंटर की तरफ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द mirror whose reflecting surface is towards the center of sphere of which मिरर इज अ पार्ट। आई रिपीट इट अगेन, एग्जाम में मार्क्स इस चीज के मिलने वाले हैं कि आपने क्या लिखा, किस तरह से लिखा, ना कि इस चीज के कि आपने चीज को कैसे समझा। ऑब्वियस सी बात है वहां पर उस 3 घंटे में आप जो लिखेंगे आपके रिजल्ट पे मार्क्स उस चीज के
आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को समझिए और उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन की कैटेगरी व्हाट की भी हो सकती है, वाई की भी हो सकती है, एक्सप्लेन भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। तो एक्सप्लेन में तो ठीक है, वहां पर आपके अंडरस्टैंडिंग वुड बी मोर इंपॉर्टेंट, बट अगर प्रैक्टिकली डिफाइन आ जाता है वर्ड, तो डेफिनेशन में आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो स्टैंडर्ड आपकी लैंग्वेज होगी वही यूज करना होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की भी। कॉन्वेक्स मिरर, बेटा कॉन्वेक्स मिरर कैसा है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? सेंटर से बाहर की ओर, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मिरर whose reflecting surface is away from the center of sphere of which mirror is a part। मतलब जिस स्फीयर का मिरर हिस्सा है उसके सेंटर से अवे, दैट वुड बी बेसिकली योर कॉन्वेक्स मिरर। तो दो अलग अलग तरह के मिरर समझ में आ गए, एक कॉन्केव मिरर होगा, एक कॉन्वेक्स मिरर होगा। आपका प्लेन मिरर एक अलग पार्ट था, हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज जो स्फीयर से डिराइव हुए हैं। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है बच्चों, इसको फटाफट से नोट डाउन कर सकते हो आप। हम बाकी की टर्मिनोलॉजी समझते हैं। देखिए प्रैक्टिकली अगर बात करी जाए तो कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को हमने समझा। हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हमें समझानी है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन सभी को हम इस वक्त कॉन्केव मिरर के लिए समझा देता हूं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सर्टेनली वो सेम ही है, एक माइनर सा डिफरेंस है जो आप समझ जाएंगे इजीली। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहां पर एक कॉन्केव मिरर बना लेता हूं ताकि डायग्राम के साथ साथ आपको वो सारी चीजें समझाते भी जाऊं। प्रैक्टिकली था क्या कि मेरे पास इस तरह से एक स्फीयर था, स्फीयर में से लेट से मैंने ये वाला सेक्शन कट किया, ये सेक्शन कट किया और इसको इस तरह से बाहर से पॉलिश कर दिया। बाहर से पॉलिश किया तो अंदर वाला पार्ट जो है आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया बेटा। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे बेसिक डेफिनेशन कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये चीज की एश्योरिटी मेरी है कि अगर आप किसी भी अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस की बात करते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस आप इस थ्योरी के बेसिस पे इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को, फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो बेटा, ये आपका कॉन्केव मिरर है, क्यों? क्योंकि आपने पॉलिश बाहर की तरफ करी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। सबसे पहली जो डेफिनेशन में देने जा रहा हूं वो मैं देने जा रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। किसकी बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट होता है? वो होता है ये वाला पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? ये इसी स्फीयर का सेंटर है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? याद रहे सारी डेफिनेशन इस स्फीयर के टर्म्स में ही दी जाएगी क्योंकि शुरुआत हमारी यहीं से हुई है। सो विल से इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर of which mirror is a part। ठीक है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो आपको स्फीयर पहले से पता था, तो आपने डायरेक्टली उसका सेंटर यहां पर लोकेट कर दिया। मान लीजिए आपको स्फीयर नहीं पता होता तो ठीक है, मुझे कॉन्केव मिरर तो देते। कॉन्केव मिरर को अगर आप कंप्लीट करोगे इस तरह से तो वो एक ही स्फीयर बनने वाला है। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इसका सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो चुका है। सो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। दूसरी जो पार्ट है दैट इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? हमेशा याद रखना बेटा, लेट्स से अपर्चर की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ मिरर, मतलब अगर इस मिरर को देखूं तो यहां पर मैंने पॉलिशिंग यहां से लेके यहां तक की करी है, मतलब ये सेक्शन मैंने छोटा सा छोड़ दिया, ये सेक्शन मैंने छोटा सा छोड़ दिया, तो जो छोड़ दिया उसको हटाइए, जहां से पॉलिश करिए, जहां तक पॉलिश करिए, ये जो लेंथ है जो कि इफेक्टिव लेंथ है मिरर की, ये कहलाता है इसका एपर्चर। सो विल से द
इफेक्टिव लेंथ ऑफ मिरर is called as its aperture। वो उसका एपर्चर कहलाएगा। तीसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है बेटा? पोल। बहुत बेसिक चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो एपर्चर है, इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, आई रिपीट, किसी भी मिरर के एपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा वो उसका पोल कहलाता है। सो हाउ डू वी डिफाइन इट? एज द मिड पॉइंट ऑफ एपर्चर इज कॉल्ड एज इट्स पोल। वो क्या कहलाएगा बच्चों? पोल। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन हमें समझना है, चौथी डेफिनेशन, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर समझाता हूं मैं आपको। आप क्या करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है, पोल आपको पता है, आप एक लाइन बनाइए जो इन दोनों पॉइंट से गुजरे। ऑब्वियस सी बात है, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो वो डिस्टेंट लाइन होगी ऐसी। इसी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। याद रहे, ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब रियल लाइफ में ऐसा नहीं कि आप अगर कोई कॉन्केव मिरर दिखते हो तो आपको ऐसी लाइन दिखेगी। एक इमेजिनरी लाइन है जो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम बनाते हैं, इसीलिए इसे इमेजिनरी लाइन कहा जाता है। तो डेफिनेशन भी उसी तरह से दी जाएगी। हम क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन में बेटा? देखो ध्यान से, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू center of curvature and pole is called as principal axis। वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो ये डेफिनेशन अभी तक की समझ में आ गई। टर्मिनोलॉजी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें समझ में आ गया, एपर्चर हमें समझ में आ गया, पोल हमें समझ में आ गया, और प्रिंसिपल एक्सिस अभी हमने समझ ली। चलिए अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगली जो डेफिनेशन मुझे समझनी है, हालांकि जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएंगे वो डेफिनेशन रिवाइज आउट होती जाएगी। अगली जो डेफिनेशन मुझे समझनी है वो है फोकस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस क्या होता है? इमेजिन करिए कि अगर आपने कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजी, आई रिपीट, अगर आपने कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी, तो यहां मिरर पर आकर उसका रिफ्लेक्शन होगा। मिरर पर अगर रिफ्लेक्शन होता है तो वो इस तरह से पास होगी, तो डेफिनेटली वो प्रिंसिपल एक्सिस को भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो कहलाएगा उसका फोकस। क्या कहा जाएगा बेटा? फोकस। तो रिपीट करता हूं, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, याद रखिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द इंसिडेंट रे हैज टू बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। और यहां पर फोकस कौन सा पॉइंट होगा? ये वो पॉइंट होगा जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो हाउ डू वी डिफाइन इट? एज फोकस को कैसे लिखा जाएगा बेटा? द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after intersection, after reflection, intersects it at a point। इट का मतलब क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आप चाहे तो एक काम कर सकते हो, उसको लिख दीजिए, कंफ्यूजन होगा। इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फोकस। दो टर्मिनोलॉजीज और बची, छोटी छोटी सी, बहुत सिंपल सी है। अगली है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है यहां पर बता देता हूं फटाफट से, डायग्राम में देखो, देखो इधर फटाफट।
यहां ध्यान से समझे अगर आप एक चीज को, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की दो डेफिनेशन हो सकती है। या तो आप बोल दीजिए इट इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मतलब मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसकी जो रेडियस होगी वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, यहां से यहां तक की जो सबसे छोटी दूरी हो सकती है वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यही तो रेडियस भी होगी उस स्फीयर की। तो विल से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, कहां से कहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, मैं शॉर्ट एब्रिविएशन में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो सबसे छोटी दूरी होगी दैट वुड बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ठीक इसी तरह से आपकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ देखो बेटा क्या होगी, फोकस से पोल की जो सबसे छोटी दूरी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी आप चाहो तो बोल सकते हो। सो व्हाट विल से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between pole and focus is called as focal length। उसको क्या बोलेंगे बेटा, फोकल लेंथ। आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को r बोल रहा हूं, फोकस को मैं f बोल रहा हूं, तो f की वैल्यू हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी। आई रिपीट इट अगेन, अगर मैं फोकल लेंथ को f बोल देता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r बोल देता हूं, तो जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ठीक आधा होगा। मतलब ये जो f पॉइंट है वो CP का मिड पॉइंट होगा। आई रिपीट, जो f पॉइंट है वो CP का क्या होगा, मिड पॉइंट। C सेंटर ऑफ कर्वेचर, P इज द पोल। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी उसको आधा कर दीजिए, तो दिस वुड बी द फोकल लेंथ। फटाफट से स्क्रीन को पॉज करो, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से नोट डाउन करो, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट नोट करो। बच्चों, हमने अभी तक यह देख लिया कि आपके स्फेरिकल मिरर्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। हमने पिछले वीडियो में यह भी समझा था कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम यह देखने जा रहे हैं कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आइए समझते हैं द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इस टॉपिक को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखना होगा जो कि स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाते वक्त फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। सो रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। रूल्स क्या क्या होंगे, मैं कॉन्केव मिरर के लिए एज यूजुअल आपको समझाने जा रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम छोटे से चेंजेस के साथ उसी चीज को समझ लेंगे, विल रिमेन, मेजॉरिटी सेम होगी। देखिए ध्यान से, पहला रूल, मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई कॉन्केव मिरर है, ये मैंने कॉन्केव मिरर बना लिया, पूरी तरह से एपर्चर में ही काउंट हो रहा है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, पोल। क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट पोल होगा। यहां पर मैंने इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। अगर मैं स्फीयर को इस तरह से पूरा करता तो यहां पर सेंटर आता, तो मैंने ये ले लिया। एक इमेजिनरी लाइन ली जो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। तो ये कौन सी लाइन होगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। कौन सी होगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 1 यह बोलता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, मान लीजिए अगर मैं इसके मिड पॉइंट पे फोकस बना दूं, तो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, रूल नंबर 1 यह बोलता है कि इफ द रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। वो कहां से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी। कई सारी बुक्स में रूल नंबर 1 यह भी लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। आप चाहें तो उसको रूल नंबर 1 बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। अदरवाइज रूल नंबर 1 हम क्या बोल रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। इसको लिख भी लेते हैं, फिर आखिरी में एक बार जो 3 हमारे रूल्स हैं तीनों को एक साथ समझ भी लेंगे। सो क्या रूल बोलता है, द
ray of light traveling parallel to principal axis after reflection passes through फोकस। और इसमें हालांकि हम कोई नई बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फोकस की डेफिनेशन भी यही थी, क्या कि अगर पैरेलल होती है तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ बेटा कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो कहां से पास होगी, फोकस से। रूल नंबर 2 ठीक फर्स्ट रूल का उल्टा, क्या कि अगर रे ऑफ लाइट, चलिए मैं यहां बना देता हूं आपके लिए रूल नंबर 2 के साथ ही, आपका फोकस, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, आई रिपीट, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। मतलब लगभग रूल नंबर 1 का उल्टा। रूल नंबर 1 में पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास हो रही थी, रूल नंबर 2 में अगर फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। इसको नोट भी कर लेते हैं। सो इफ अ रे ऑफ लाइट passes through focus then after reflection becomes parallel to principal axis। मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप लोग एक नोटबुक और पेन के साथ बैठा करें, मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलें। नोट डाउन करेंगे तो उसमें एक अच्छी चीज है कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट नाइसली। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 3 और आखिरी। तीसरा रूल क्या बोलता है, देखिए ध्यान से फटाफट से। तीसरा रूल यह बोलता है कि मान लीजिए ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका मिरर है। तीसरा रूल सिंपली यह बोलता है कि अगर रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो ये इसी रास्ते वापस निकल जाएगी, मतलब वो अपने पाथ को रीट्रेस कर लेगी। आई रिपीट, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते से वापस चले जाएगी, मतलब वो अपने पाथ को रीट्रेस कर लेगी। दैट मीन्स इफ द रे ऑफ लाइट passes through center of curvature then after reflection it passes, और लेट्स से इट रिट्रेसेस, इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं, या फिर आप यह भी ले सकते हैं दैट इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। तो यू विल से दैट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट पासेस थ्रू, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस इट्स पाथ। तो ये 3 बेसिक रूल्स को हमने समझा। पहला रूल बोलता है कि अगर पैरेलल आई तो कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरा रूल ठीक इसका उल्टा कि अगर फोकस से पास होती तो रिफ्लेक्शन के बाद विल बिकम पैरेलल टू इट। एंड तीसरा रूल आपका क्या बोलता है, तीसरा रूल आपका बोलता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने खुद के पाथ को रीट्रेस कर लेगी। बच्चों, हमें किसी भी पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेस की आवश्यकता होती है, 2 रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए होती है। इन 3 रूल्स में से आप कोई से भी 2 रूल्स को यूज करके आपके रे डायग्राम्स बना सकते हैं, स्फेरिकल मिरर के, कॉनकेव मिरर के भी बना सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के भी बना सकते हैं। इन तीनों रूल्स को एक बार बहुत ध्यान से एनालाइज करिए, वापस से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। आप याद रखें कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि जितने भी वीडियो है, जो अपडेट्स है, वो आप तक जरूर पहुंचते जाएं। स्क्रीन को पॉज करके ये तीनों रूल्स को एक बार अच्छे से समझो, अपन आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं।